ओके, सबको न्यू स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो एज यूजुअल हर स्लाइड पे 2 to 3 क्वेश्चंस हैं एंड वन बाय वन टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, एक और चीज है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे इसमें जो हमने शायद क्लास में नहीं पढ़ा है, बट विद द प्रैक्टिस आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको इलाबोरेट किया जाएगा। यस, व्हिच वन? सेकंड का ए। ओके, सेकंड का ए। थर्ड भी ए मैम। ओके, थर्ड भी ए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज साइंटिस्ट के नाम ना ही ध्यान रहते हैं और ना ही हम चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे इतना पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज सी, बोथ डिट्रिश एंड स्पीमैन। इन दोनों ने ही ओवरऑल डेवलपमेंट के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। इन्होंने थियरीज प्रोवाइड की थी। जो ग्रोथ रेट के बारे में आपने देखा, तो वहां पे ब्लैकमैन के साथ साथ इन दोनों का नाम भी जुड़ा होता है, बिकॉज दे हैव आल्सो कंक्लूडेड द अरिथमेटिक प्लस जाइगोटिक डिविजन्स में जो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल नेचर था उसमें जाइगोटिक डिवीजन को इम्प्लाई करना था। जाइगोटिक डिवीजन यानी उसको 1D 2D 3D प्लेन के हिसाब से और क्या क्या चीजें आप उसमें ऐड करोगे, तो वो डिविजन्स में इन दोनों साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं देख लेती हूँ। इंटर कैलोरी मेरिस्टम, बच्चे इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है उसका जो बेसिकली जो डिविजन है या जो उनका नेचर है, इट इज ऑल्सो अ टेम्पररी नेचर, है ना। हम दो टाइप का टिश्यूज पढ़ते हैं ना, वन इज मेरिस्टमैटिक एंड वन इज परमानेंट। तो मेरिस्टमैटिक में हम हमेशा इंटर कैलोरी लेते हैं। तो मेरिस्टमैटिक का मीनिंग ये है कि करंटली वो सिर्फ सेल डिविजन करवा रहा है, जिसको फर्दर फ्यूचर में मेच्योर करवा के परमानेंट करना है, अभी वो हुए नहीं है। दैट्स व्हाई इसका आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। एनी डाउट्स? आगे बढ़ो। यस मैम। ओके, नेक्स्ट सेट जितने होते हैं हमसे उतने सॉल्व करेंगे। रेस्ट मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, सो यू हैव टू सॉल्व।
4 का B मैम. ओके, 4th D मैम. ओके, 4th का डी. Yes. मैम 6th का C. 6th का सी. ओके, Fifth D. ओके, ओके. 5th और 6th जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. कल हमने जो ग्रोथ रेट के बारे में देखा था, इसमें जो ज्योमेट्रिकल रेट था उसमें ही सिग्मॉइड शेप्ड कर्व था ना, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी. तो वो जो एक्सपोनेंशियल के लिए जो आता है दैट इज वन ऑफ द टिपिकल ग्रोथ कर्व. एक है लीनियर, दूसरा सिग्मॉइड. क्योंकि लीनियर ऑप्शन में है नहीं, सिग्मॉइड ही सेकंड कॉमन ग्रोथ रेट है जो कि कर्व जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर. पैराबोलिक नहीं हो सकता. पैराबोलिक इज, कैसा होता है पैराबोलिक? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही स्टडी करनी होती है, राइट? लाइक कह लो कि हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, जो हाफ पूरा कर्व होता है, सो दैट कर्व इज नोन एज पैराबोलिक. तो वैसा कर्व नहीं बनता है कोई भी ग्रोथ रेट में. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकी बच्चे मैसेज में भी आपके आंसर्स मेंशन कर सकते हो, व्हाट यू आर थिंकिंग. 9th का A. ओके, 9th का ए. Eighth B. ओके, okay, what about others? Question number 7th. ओके, चलो मेरा क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं भी समझ में आ रहा, पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है.
तो सबसे पहली चीज, एपीब्लास्ट का मीनिंग किसी को पता है? एपीब्लास्ट क्या होता है? जो इमेच्योर पार्ट्स होते हैं, राइट डाउन एवरीवन, सब लोग लिख लो अगर नहीं पता एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये पॉइंट्स क्या क्या हैं। सो द मेन थिंग इज प्लांट्स के जो भी एम्ब्रियोज हैं उनका जो इमेच्योर पार्ट होता है, दैट कंडीशन इज द एपीब्लास्ट। दूसरी चीज हाइपोब्लास्ट। अभी देखो, ये जो वर्ड्स है ना, हाइपोब्लास्ट और ये सारी चीजें, ये आपके एनिमल के केस में भी आप पढ़ोगे। मींस कोई भी एम्ब्रियो जब भी डेवलप होगा, उस केस में आप प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मींस ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये एनिमल के रिस्पेक्ट में भी शायद उन्होंने दिया है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन के ऊपर। सो जो मोस्टली इनर सेल मास होते हैं, इनर मास कह लो, दैट इज योर हाइपोब्लास्ट। अगर मैं नॉर्मल कहूं तो, नॉट ओनली इन प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो। दैट कंडीशन इज हाइपोब्लास्ट। और एपीब्लास्ट हमेशा द इमेच्योर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन क्या है इस पूरे सिचुएशन में? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप बेटर आंसर कर पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट है। डोंट वरी, 12th क्लास में आपको अभी ओवरऑल रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में दोनों का ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। उस टाइम पे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो वर्ड्स है और उसका एक्सप्लेनेशन आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रखोगे। अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। दूसरा, प्रिजम्पटिव, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे जो प्रिजम्पटिव का मीनिंग है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड। प्रिजम्पटिव मींस जिसका फेट ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, यानी ओवरऑल एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसका इमेच्योर पार्ट प्रिजम्पटिव, यानी इमेच्योर पार्ट फ्यूचर में एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बनेगा एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से जो हाइपोब्लास्ट होता है वो फ्यूचर में एंडोडर्म बनता है। अब थर्ड स्टेटमेंट है हाइपोब्लास्ट जो है वो फ्यूचर में मेसोडर्म बनता है, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे जितने भी लेयर्स हैं वो सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे सही है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अभी रिप्रोडक्टिव नॉलेज आपको नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपरली, इन डिटेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की आपको नॉलेज नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आपको 7th क्वेश्चन अभी प्रॉपरली समझ में आएगा ही आएगा। इट विल टेक टाइम, लिटिल बिट टाइम। ओके, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट का मीनिंग समझ में आया आपको? किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? जर्मिनल लेयर्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8th एंड क्वेश्चन नंबर 9th बोथ आर करेक्ट। एनी डाउट? किसी को ऐसा लग रहा है 8th और 9th में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन बैंक में मैंने ध्यान नहीं दिया है। एक दो क्वेश्चंस जो होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू सम एनिमल डेवलपमेंट आल्सो, या उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी है। Tenth A. ओके, 10th का ए।
11th A. Yes, ma'am, 11th A. Okay, what about question number 12? Promoters, inhibitors, इस पे फोकस करो दोनों वर्ड्स पे. मैम ए लग रहा है. ओके, ए लग रहा है, सो ए सही है. अभी अभी पढ़ा था ना, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है सारे एक्शंस को. तो राइपनिंग अगर ज्यादा हो रही है, उसे इनहिबिट करने के लिए भी एस्कॉर्बिक एसिड यानी एबीए की रिक्वायरमेंट है. तो ये चीज हो गया. दूसरा, उसके अलावा मैम वो टेम्परेचर. मैम वो एब्सॉर्बिक है क्या? एस्कॉर्बिक है. ओके, एस्कॉर्बिक. ओके मैम. ओके ना, अभी क्या करना है, इनहिबिट करना है. सो इथिलीन के एक्शंस को एस्कॉर्बिक एसिड ही रोक सकता है. दूसरा, रूम टेम्परेचर पे आप मेंटेन नहीं कर सकते. रेफ्रिजरेट करके आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को स्लो करते हो इन कूल टेम्परेचर, ताकि फ्रेशनेस ज्यादा लंबे टाइम तक रहे. बट वो रिएक्शन होता ही होता है. ओके, स्टोर एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर, वन ऑफ द सेम थिंग. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10th सबको समझ में आया? फोरगट पता है क्या होता है? जब इनिशियली एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, तो मिडगट, फोरगट, हाइंडगट, ये ऐसे ओवरऑल डिविजन्स हो जाते हैं. पहले ही ऑर्गन्स में ही डेवलप होते हैं. पहले गट डेवलप होता है, क्योंकि माउथ और एनस पहले डेवलप होते हैं, तो उनकी एक पाइपलाइन बनती है, दैट इज द गट. और उसका ही फोरगट, मिडगट और हाइंडगट फॉर्मेशन होता है. तो जो फोरगट है वो एंडोडर्मिकली ओरिजिन रहता है, वेरएज मिडगट और हाइंडगट जो है वो मेसोडर्मली ओरिजिन होता है. तो उसके हिसाब से जो फोरगट है, उसी से लिवर एंड पेनक्रियास, मींस जो मेन प्रोमिनेंट एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, वो उसी से डेवलप्ड होते हैं. सो दीज आर दिस अगेन यू विल अंडरस्टैंड, और आप डिटेल स्टडी करोगे इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर, व्हिच इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th सेशन. चलो, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट. मैम 14 रिपीट हो गया. ओके, 14th रिपीट हो गया, सो आंसर इज सी. Okay. 15 का बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 किसी को समझ में आया? somebody would like to understand, explain क्या कह रहे हैं? अगर डॉर्सी वेंट्रल वॉर्ड कहीं पे आया है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लैट. अब लीफ है तो लीफ ब्लेड तो फ्लैट ही है. लीफ स्ट्रक्चर जो है, जैसा फ्लैट स्ट्रक्चर 2D प्लेन में ग्रोथ हो रहा है, कल आपने ये चीज देखी है. अब पूछ रहे हैं कि ओवरऑल लीफ के ग्रोथ के मेजरमेंट को आप कैसे जज करोगे?
ऑफ कोर्स लीफ में सारे एस्पेक्ट्स रखने पड़ेंगे, सारे डायमेंशंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लेंथ से काम चलेगा क्या, या सिर्फ सेल नंबर से काम चलेगा? नहीं, आपको उसका लेंथ और विड्थ जो भी है सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई सरफेस एरिया, प्लस वो फ्लैट है ना, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, सो देयर इज नो विड्थ और थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई सरफेस एरिया को काउंट करना है, सो 2D अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो आंसर इज सी। रेस्ट क्वेश्चंस आर करेक्ट। Any doubt in any of the questions? No, ma'am. Okay. मैम मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है? ओके, चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। माल्टिंग जो होता है, अब यहाँ पे ब्रूइंग इंडस्ट्री बोला है, ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी जो भी बिवरेजेस बनाएंगे, स्पेशली अल्कोहलिक बिवरेजेस, उसके केस में जो ब्रू होता है दैट इज द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग में मोस्टली क्या किया जाता है, जो ग्रेन्स हैं उनको माल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी माल्ट इन द सेंस उसको थिक स्लरी जो होता है ना, थिक पेस्ट या स्लरी जो होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्रेन्स क्या है, वो सॉलिड है, ड्राई है, वो सारी सीड्स के फॉर्म, बार्ली हो गया, जवार हो गया, ये सारे जो मोटे अनाज होते हैं, इनको अब आप एक सोल्यूशन में डाल के फंगस और इन सब के बैक्टीरियल प्रेजेंस के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन सोल्यूशन आप बना रहे हो, कल्चर टाइप बना रहे हो, तो वो ग्रेन्स धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे और मींस मॉइस्ट हो के वो लोग वो अपने आप को स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इनिशियली पहले तो वो ग्रेन्स जर्मिनेट होने लगेंगे, बट क्योंकि आपने डीप एंड डार्क एनवायरमेंट में रखा है, तो जर्मिनेट होने के बाद वो कंप्लीटली डीके होने लगेंगे। सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस या उनके फॉर्म को चेंज करना इज नोन एज माल्टिंग। तो माल्टिंग प्रोसेस में एग्जैक्टली ग्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ग्रेन्स आर इन्वॉल्व, और ग्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं और इस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू स्लरी। स्लरी समझ में आता है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्लरी। तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो वो पूछ रहे हैं कौन सा हार्मोन जो है वो माल्टिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा। इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग आप लोग अगेन 12th स्टैंडर्ड में माइक्रोबियल एप्लीकेशंस जो है वहां पे देखोगे। सो पहले तो सारे ग्रेन्स को ड्राई करवाया जाता है, पूरा क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं। अच्छा, माल्टिंग आप लोग हाफ ऑफ द प्रोसेस आपके घरों में होता होगा, सबने अपने घर में देखा है, मम्मी नानी दादी सब लोग वो गेहूं या धान जो होता है वो छत पे सुखाते हैं, बहुत साफ करते हैं, साफ करते हैं, उसका स्टार्च निकालते हैं, देन उसको छत पे सुखाते हैं, बाद में उसको पीसने के लिए या क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। देखा है क्या सबने अपने अपने घरों में या गाँव में, कभी देखा होगा? कैन एनीवन रिकॉल? याद आ रहा है कुछ, समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. तो अगर जिन लोगों ने देखा है या सच में एक्सपीरियंस किया है, तो मोस्टली क्या बोलते हैं कि वो जो प्रोसेस है ना, उसी चीज को माल्टिंग बोलते हैं। दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग, ताकि फर्दर फिर से क्या कर सके, फ्रेश माइक्रोब्स जो है जैसे फंगस या बैक्टीरिया, उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना है, बट पहले उस ग्रेन को खुद को भी क्लीन करना होगा। दैट इज द माल्टिंग। ओके, टेक योर टाइम, नाउ आंसर। सेवेंटीन का डी। डी मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी आई थिंक रेपिटेटिव है। यस।
इसका आंसर एस शेप्ड सिग्मॉइड, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मैं ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपको आंसर कर देती हूँ। जिबरलिन हार्मोन जो है वो मोस्टली माल्टिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। सो हार्मोन एक्सट्रैक्ट ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है ताकि माल्टिंग जो है वो आगे फर्दर हो सके, क्योंकि इनिशियली अब उस ग्रेन को जर्मिनेट भी करना है। उसे जर्मिनेट करवा के, जर्मिनेट मतलब उसको हाफ फॉर्म तक लेकर आना है, हाफ जर्मिनेशन। देन उसको पहले क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, देन जर्मिनेट करेंगे। जैसे ही उसका स्प्राउटिंग हो जाएगा ना, तो स्प्राउटिंग के बाद उसको एक सोल्यूशन में डिप कर देंगे। तो उसके बाद उसका फर्दर पेस्ट फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन होते होते जो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल मिलना है, जैसे मोस्टली विस्की या रम बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। सो देन इट विल हैपन। अभी आपको इतना पता चल गया, क्योंकि अब इस पूछोगे इनमें से ऑक्सिन, साइटोकिनिन ये भी तो डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, तो व्हाई जिबरलिन? सोचो अभी इस बारे में। अगर ऑक्सिन और साइटोकिनिन ये भी प्रमोटर्स हैं, देन जिबरलिन को ही क्यों यूज करते हैं? ओके, सो आंसर इज ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन नो डाउट प्रमोट बेटर करवाते हैं, मींस वो भी ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे हैं, बट जो इनिशियल स्प्राउटिंग है या जर्मिनेशन है उसका जो स्पीड है उसे इनहेंस करवाने में जिबरलिन ज्यादा हेल्प करता है। सो उसके स्पीड इनहेंसमेंट में जिबरलिन का सबसे बड़ा योगदान है। दैट्स व्हाई जिबरलिन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्वेश्चन इज जो एक्सेलरेट करता है माल्टिंग प्रोसेस। सो एक्सेलरेशन में जिबरलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेंस द आंसर इज बी। Rest all the answers are correct. Okay, question number 19 जो है that is also connected to the malting part. अभी question पूछा है mobilization of stored food in germinating seeds. तो यानी नॉर्मल जो ग्रेन्स हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये आपके लिए नॉर्मल स्टोर्ड फूड है जो ड्राई कंडीशन में रखी जाती है। अब अगर ये जर्मिनेट होने लगे, मोबिलाइज होना यानी शिफ्टिंग, तो अगर वो मूव होने लगे, शिफ्ट होने लगे, तो ऐसे केस में कौन ट्रिगर करेगा उनके जर्मिनेशन को? कौन ट्रिगर करेगा? अगेन द सेम आंसर, जिबरलिन। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि कभी भी अगर जर्मिनेशन से रिलेटेड एनहांसमेंट होगा, देन उस केस में जिबरलिन जो है, या एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करें तो जिबरलिन इज गोइंग टू हेल्प। ओके, प्रशंसा हैज सेड 21 का डी। ओके, चलो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, क्योंकि जेआटिन, जेलेटिन तो सबने सुना है, जियाटिन के बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एनिमल से रिलेटेड है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो सोमैटिक एंड स्प्लैनिक मेसोडर्म, मेसोडर्म के बीच में जो मेन कैविटी होती है ना, उसी को आप सीलम बोलते हैं। दैट इज द सीलम पार्ट, जो कि आपने ऑलरेडी एनिमल किंगडम के केस में देखा हुआ है। सिलमेट, यूसिलमेट, सीजोसिलमेट जो चीजें पड़ी है, दैट इज व्हाट, इट्स नथिंग बट द कैविटीज जो मेसोडर्मिक लेयर के अरेंजमेंट की वजह से फॉर्म होता है। सो इसका आंसर इजी है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21, कोकोनट मिल्क कंटेन साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन वन ऑफ द प्रमोटर, ये चीज पता चल गई। अब ये कौन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड है क्या? इंडोल एसिटिक एसिड का दूसरा नाम? ऑक्सी। राइट, उसका ऑक्सिन है तो वो तो चलो चला गया। जेलेटिन, जेलेटिन जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जेलेटिन एज वन ऑफ द सब्सटेंस, जो मोस्टली आपने एल्गी के केस में देखा है। देन कम्स नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। जो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है, आपको पता है एग्जैक्टली क्या होता है ये? वो नेप्थेलिन बॉल्स सुने, पर ये क्या होता है पता नहीं। हाँ, जो नेप्थेलिन होता है, इट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन, जो नेचुरली नहीं बनाया जाता, इन द लैबोरेटरी जो सिंथेसाइज किया जाए ताकि आर्टिफिशियली प्लांट की ग्रोथ को हम प्रमोट कर सके। तो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, तो ऑक्सिन का ही फॉर्म है। सो एट द एंड बच गया जियाटिन। तो जियाटिन एक्चुअली साइटोकाइनिन का दूसरा नाम है। बहुत ऐसे बुक्स हैं जो साइटोकाइनिन की जगह जियाटिन भी मेंशन करती हैं। सो जस्ट बी लिटिल अवेयर कि उस टाइम पे जब आप मॉलिक्यूल्स और इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट एवरीवन, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 जो है, इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। रीजन इज अभी तक आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है। 24th का आंसर किया प्रशंसा ने, दैट इज बी। ओके चलो, 22 क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार ध्यान से देखते हैं। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑक्सिन नहीं है। नेप्थेलिन तो अभी आपको पता चल गया, इंडोल एसिटिक एसिड ऑलरेडी आपको पता है, तो ए और डी तो कंप्लीटली चले गए। देन अभी दो चीजें रह गई हैं। सो मैलिक हाइड्रोजाइड जो है, दैट इज द ओनली वन जो कि ऑक्सिन नहीं है। अदर देन दैट इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। जो नेचुरल ऑक्सिन है दैट इज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। बाकी जो दोनों हैं वो इंडोल ब्यूटारिक एंड नेप्थेलिन, ये दोनों आर्टिफिशियल या फिर कह लो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। उसके अलावा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, ये एक्चुअली ऑक्सिन नहीं है। देन दूसरा है डैश कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड्स। अभी इसमें से एब्सिसिक एसिड तो बिल्कुल नहीं करेगा, बेंजोइक एसिड एंड क्यूमरिन नो, ओनली अमाइलेज मींस एंजाइम हैज द कैपेसिटी कि वो फर्दर जर्मिनेशन कर सके। रीजन ये है कि अमाइलेज आपने कहाँ पे पढ़ा था, इसका मेन एक्शन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स स्टार्च के ब्रेकडाउन में। तो जब सीड के अंदर उनके कॉटिलिडन्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जो उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसी के ब्रेकडाउन की वजह से आगे क्या होगा, फर्दर जर्मिनेशन जो है वो थोड़ा बहुत ट्रिगर हो सकता है। सो दीज आर ऑल द आंसर्स। एनी डाउट किसी क्वेश्चन में? No, ma'am. ओके चलो, विल डू वन थिंग। अभी आप लोगों के लिए टास्क ये है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है,
इस चैप्टर का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रीडिंग करना है. रीडिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है. दूसरी चीज, मैं ये पीडीएफ प्लस हॉर्मोन्स का पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको ग्रुप पे भेजती हूँ. इसको एक बार रीड करो. बचे हुए क्वेश्चंस, एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो 25 क्वेश्चन सॉल्व करो. बट यू हैव टू आस्क मी द आंसर की, क्योंकि मेरे पास उसकी आंसर की है. आप अगर टैली नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने सही है कितने गलत है. तो आफ्टर रीडिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, एक बार फिर से रीड करो, सब समझो और सारे नोट्स देखो. वो देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर मुझसे पूछो इसका आंसर क्या है. और मे बी नेक्स्ट जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें मैं आपके सामने सारे आंसर्स आपको बता दूंगी फिर अगेन वन मोर टाइम. ओके, चलो, आई थिंक यू ऑल हैव वन मोर क्लास. तुरंत आपका फिजिक्स क्लास भी है. सो अभी के लिए इतना ही. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय मैम.